गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अन्वेषण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स की सीरीज चला रहे हैं और उसी क्रम में टुडे वी हैव अ थर्ड लेक्चर ऑफ द ज्योग्राफी क्रैश कोर्स सीरीज। अभी तक अगर हम पिछले क्लासेस का एक क्विक रिकैप करें तो हमने पढ़ा था द इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ, जिसका हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू किया था। लाइक वी आर गोइंग टू सी मच डिटेल today we're going to cover much detail today and उसके अलावा हमने कल जो है पढ़ा था the lithosphere, the crust, जो कि comprise है from the different types of rocks, igneous rocks, metamorphic rocks and sedimentary rocks। उसके हमने features देखे। then like we also discussed, हमने कल ये भी तय किया था कि आज जो है हम will going to discuss about lithosphere as well as the crust। खैर, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारे आगे के सीरीज के टॉपिक्स। तो अगर मैं थोड़ा सा फिर से एक बार रिमाइंड करवाऊँ, सो वी आर एक्चुअली स्टडिंग अबाउट द क्रस्ट ऑफ अर्थ एंड दिस क्रस्ट ऑफ अर्थ इज ऑलमोस्ट 0 to 100 किलोमीटर थिक। सरफेस से आप जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का थिकनेस है हमारे क्रस्ट के पार्ट का। देन हमने जाना कि क्रस्ट जो है इट इज कंप्राइज ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमने एग्जांपल भी देख लिए हैं। अब इसी क्रम में हम आगे शुरू करते हैं। तो एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट द अर्थ इज कंप्राइज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स। 3 डिफरेंट लेयर्स हैं अर्थ की, और दीज 3 डिफरेंट लेयर्स आर हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मैटर, the density of matter is different, among which हमने कल पढ़ा कि crust, the crust is basically the solid part, it is like a rock। ये solid part है हमारे crust का। then we discussed about the mantle, हम कल पढ़ चुके हैं और इसी को हम आगे आज लेके जाने वाले हैं टॉपिक को। so then we have a mantle, and mantle is basically comprised of to some extent the semi molten state। It is liquid in terms of its nature, so it is semi molten। then the centermost part, which is core, so core is believed to be a rigid one, and this core is basically the solid। so this is what the interior, the 3 different layers of our earth। अब इसी को हम आगे शुरू करते हैं। like we covered the crust, then we talk about the interior parts of our earth। तो इंटीरियर की जो लेयर का अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट ऑफ लेयर इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल विच इज फाउंड इन द रेस्पेक्टिव लेयर्स। इन जनरल इफ वी सी, सो अर्थ इज बेसिकली अ जियोइड बॉडी, एंड जब भी कोई हमारा जियोइड बॉडी है व्हेन इट इज रोटेटिंग, सो जनरली देयर इज अ टेंडेंसी दैट द थिक मटेरियल विल बी डिपॉजिटेड ऑन द क्रस्टल पार्ट्स, और जो अर्थ का सेंटर होगा टुवर्ड्स द सेंटर आपको हाई डेंसिटी मटेरियल मिलेंगे। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर जो क्रस्ट के ऊपर या क्रस्ट के जो पार्ट्स हैं, क्रस्ट के पार्ट्स में हमें जो है लेस डेंस मटेरियल देखने को मिलेंगे, और कोर की तरफ जो हमें लाइक मोर डेंस मटेरियल देखने को मिलेंगे। तो इन जनरल व्हाट वी कैन से कि जैसे जैसे हम सरफेस से सेंटर की तरफ जा रहे हैं, हम क्रस्ट से कोर की तरफ जा रहे हैं, so the density will going to increase, however not in a uniform manner। यूनिफॉर्म मैनर का मतलब डेंसिटी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, फिर बढ़ेगी फिर घटेगी, ये अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। जस्ट बिकॉज द डेंसिटी विल गोइंग टू इंक्रीज नॉट यूनिफॉर्मली। तो कई ऐसे पॉइंट्स आएंगे हमारी अर्थ की लेयर्स में जहां पर डेंसिटी वेरी करेगी, डेंसिटी कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी। सिमिलरली the temperature will also going to increase when we are moving from surface, when we are moving from crust to the core parts। तो डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों जो है, जैसे जैसे हम क्रस्ट से सेंटर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वो दोनों इंक्रीज होंगे। दिस इज व्हाट द जनरल परसेप्शन अबाउट द अर्थ। तो सिमिलरली जैसे जैसे हम क्रस्ट से कोर की तरफ जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, नॉट यूनिफॉर्म, एक जैसे नहीं बढ़ेगी। there will be some changes on the basis of the material which is found, as well as the
टेम्परेचर, तो दोनों चीजें जो हैं वो लगातार चेंज होती रहेंगी और उसी चेंज के बेसिस पे वी हैव अ वैरायटी ऑफ द डिफरेंट लेयर्स जिससे कि हमारी अर्थ बनी हुई है। इसी चीज को समझने के लिए वी हैव दिस पर्टिकुलर डायग्राम, जस्ट सी हैव दिस पर्टिकुलर डायग्राम जिसमें कि ये बताया गया है कि जो हमारी अर्थ है उसका इंटीरियर का स्ट्रक्चर कैसा है। हम पढ़ चुके हैं बट जस्ट टू हैव अ क्विक recap, here we have a crust, then we have a mantle, here you can see we have a lithosphere. So lithosphere is basically the solid part, the solid part. Crust is basically the portion which is included in the lithosphere. however जो हमारा लिथोस्फेयर है उस लिथोस्फेयर में क्रस्ट तो है ही, क्रस्ट के अलावा अपर मोस्ट मेंटल पोर्शन इज ऑल्सो देयर। इन ज्योग्राफी कभी भी सडन कुछ नहीं होता है, जैसे सनसेट होता है, सनराइज होता है, इट इज ग्रेजुअल, ठीक है। तो इन ज्योग्राफी व्हेन वी हैव अ सॉलिड मटेरियल, और जैसा हमने कल पढ़ा था कि मेंटल इज हैविंग अ लिक्विड कंपोजिशन, तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड और सॉलिड के तुरंत बाद वी विल हैव अ लिक्विड, उसके बीच में वी विल हैव सम ट्रांजिशन जोन जिसमें कि द मैटर विल बी डिफरेंट। और हियर इन दिस कंटेक्स्ट अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, जो क्रस्ट है और जो मेंटल है, क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो ट्रांजिशन है दैट इज व्हाट द एस्थेनोस्फेयर। और ये जो एस्थेनोस्फेयर है, दिस एस्थेनोस्फेयर इज बेसिकली प्लास्टिक इन इट्स नेचर। प्लास्टिक इन इट्स नेचर का मतलब ये हार्ड है, हार्ड लाइक क्रस्ट, और हैविंग अ लिक्विड टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेंटल। तो ये एस्थेनोस्फेयर जो है क्रस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को बियर करेगा और एस्थेनोस्फेयर जो है मेंटल की कुछ प्रॉपर्टीज को बियर करेगा। इट इज जस्ट लाइक प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का उतना स्ट्रेंथ नहीं है, आप एक डिजायर्ड शेप में उसको मोड़ सकते हैं प्लास्टिक को, बट व्हेन इट कम्स टू द रॉक्स विच आर बेसिकली फॉर्म्ड because of which the crust is formed, तो crust is basically the hardest one। तो crust में यहाँ पर जो है वो rocks जो हैं they are basically the hardest one। तो asthenosphere is there and we have this mantle, और mantle के बाद आप देखेंगे core को हमने दो पर्टिकुलर भागों में डिवाइड किया है। the same thing is also there, some part of core is basically liquid, some part of core is basically solid, however this inner core, मतलब यहाँ पर आप समझिए कि we have a liquid portion, some portion is liquid, फिर यहाँ पर आप देखेंगे some portion is basically solid and this inner core is entirely solid, inner core is entirely solid। का डेप्थ अगर हम देखें, so for example we have a depth in such a way कि आप 0 से 100 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट का डेप्थ है, और क्रस्ट का जो डेप्थ है उससे ज्यादा डेप्थ विल बी विद द लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर जो है, लिथोस्फेयर इंक्लूड करता है क्रस्ट एज वेल एज मेंटल, और मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट। दिस मींस व्हाट कि क्रस्ट और मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट, वो दोनों मिलके बनता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर और मेंटल के पोर्शन के बीच का जो वी कैन से अ ट्रांजिशन जोन है जहां पर वी हैव अ प्लास्टिक मटेरियल, दैट इज व्हाट द एस्थेनोस्फेयर। ठीक, उसके बाद वी हैव अ मेंटल। मेंटल का जो डेप्थ है, द डेप्थ ऑफ मेंटल इज ऑलमोस्ट, सरफेस से आप लगभग 2900 किलोमीटर आप जब जाएंगे देन यू विल फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ मेंटल, वहां पर मेंटल आपको खत्म होता हुआ मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप सरफेस से लगभग 5100 किलोमीटर की डेप्थ पर जाएंगे देन यू विल सी दैट देयर इज अ इनर कोर। अब ये जो भी ये काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, अब देखिए जैसा कल हमने ये भी बोला था कि जो हमारा क्रस्ट है वी हैव ओनली डिग्ड ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर ऑफ द क्रस्ट पार्ट। तो जब 12 किलोमीटर तक ही हम डिग कर पाए हैं तो उसके बाद का ये जो अरेंजमेंट है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर डेप्थ, तो ये हमें कैसे समझ में आया, ये हमें पता चलता है while considering some sort of evidences। So like the layered arrangement of our earth can be substantiated by some of the evidences and those evidences can be categorized in two ways। हमें दो तरह के evidences मिलते हैं, हमें indirect evidences मिलते हैं, हमें direct evidences मिलते हैं। तो अगर हम देखें for example the direct evidences,
डायरेक्ट एविडेंसेस में हमें वॉल्केनिक रॉक्स मिलती है, हम ग्रेनाइट की माइनिंग करते हैं, दैट मीन्स व्हाट कि वो कहीं ना कहीं लावा के कूलिंग होने की वजह से ही वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। दिस मीन्स व्हाट कि कहीं पर तो मेंटल है, कहीं पर तो वी हैव अ लिक्विड स्ट्रक्चर जो कि बाद में सॉलिडिफाई हो रहा है। सो वॉल्केनिक रॉक इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट सोर्सेज। देन वी हैव सम पोर्शन जिसमें कि हम कह सकते हैं द माइंस, द ऑयल विच वी यूज टू एक्सट्रैक्ट, दीज आर बेसिकली टेलिंग अस कि इंटीरियर के पोर्शन में रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है। और इसके अलावा वी ऑल्सो हैव सम इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज लाइक द वी कैन से अर्थक्वेक। अर्थक्वेक एक सबसे बड़ा काइंड ऑफ इवेंट है जिससे कि हमें ये समझ में आता है कि how the structure of earth is different in terms of its layered arrangement. सीस्मिक वेव्स की जब हम स्टडी करते हैं, पी वेव और एस वेव की जब हम स्टडी करते हैं, तब उससे हमें यह समझ में आता है कि जो हमारे अर्थ का जो इंटीरियर है, कहीं पर सॉलिड है, कहीं पर लिक्विड है। वो हम अभी जैसे अर्थक्वेक पढ़ेंगे, देन वी विल गोइंग टू कवर दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज एविडेंसेस जो अभी हमने देखे, उन्हीं एविडेंस के बेसिस पे हम ये सब्सटैंशिएट करते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसका ये स्ट्रक्चर इस तरह से है। लाइक वी हैव सॉलिड, लिक्विड एंड देन वी हैव अ लाइक अ कोर व्हिच इज अगेन अ सॉलिड। तो ये हमने मेजरली वॉल्केनिज्म के बेसिस पे डिफाइन किया। ये हमने डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ माइनिंग, ये हमने डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ अर्थक्वेक, ये हमने डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ स्टडीज, ये हमने डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोज्ड मेंटल। तो इन सब के बेसिस पे हमने ये डिराइव किया कि हमारी अर्थ का जो मेंटल पोर्शन है दैट इज बेसिकली मोल्टन, सेमी मोल्टन इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोजिशन। तो दिस इज हाउ वी गॉट टू नो कि हमारे इंटीरियर का ये अरेंजमेंट इस तरह से है। नाउ अगर हम इंटीरियर ऑफ अर्थ में आगे बात करें तो लाइक द इंटीरियर ऑफ अवर अर्थ, इसमें हम अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ क्रस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो वी हैव अ क्रस्ट, और क्रस्ट में भी वी हैव अ टू पार्ट्स। क्रस्ट में भी वी हैव अ टू पार्ट्स। क्रस्ट का मतलब मैंने बोला कि लाइक द सरफेस ऑन विच वी आर लिविंग, बट on this surface where we used to live, on this surface where we used to live, जो हमारी अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस पे कई जगह आप देखेंगे कि वी हैव अ कॉन्टिनेंट्स, कई जगह पर यू विल सी वी हैव अ ओशियन। तो जो हमारा क्रस्ट है, दिस क्रस्ट इज ऑल्सो डिवाइड into the two parts. We have a continental crust, जहाँ पर we have a continents, and we have a oceanic crust. Have a oceanic, then we have a continental. Continental crust और oceanic crust में क्या difference है? Like the difference between the continental crust and the difference between the oceanic crust is कि जो उनका जो basically कंपोजिशन है, उनका जो बेसिकली जो डेंसिटी है। सो फॉर एग्जांपल द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज बेसिकली लेस डेंस, जबकि आप देखेंगे ओशनिक क्रस्ट बिकॉज इट हैव टू हैंडल अ लॉट्स ऑफ वेट ऑफ वाटर, तो इसकी जो डेंसिटी है ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई होगी। दैट मीन्स व्हाट कि जो ओशनिक क्रस्ट है दैट विल बी मेजरली कंप्राइज ऑफ द बेसाल्ट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, और जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेस डेंस लाइक ग्रेनाइट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स जनरली। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो कंपोजिशन है इट इज कंप्राइज्ड ऑफ लाइटर सिलिकेट्स, whereas द ओशनिक क्रस्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ द डेंसर सिलिकेट। ये ज्यादा वेट हैंडल करता है, सो ओशनिक क्रस्ट इज मोर डेंस एंड द कॉन्टिनेंटल is less dense. अगर हम देखें the thickness basically, so what we can say in terms of thickness, जो continental crust है, continental crust का जो thickness है that is greater than the oceanic one. ओशनिक क्रस्ट का थिकनेस कम होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो थिकनेस है वो ज़्यादा होता है। एक चीज़ और ध्यान रखने के लिए हमें यहाँ पर देखना होगा, एंड दैट थिंग इज
कि जो हमारा सरफेस है, जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स है, लाइक एशिया, देन वी हैव फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अब पूरे अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो डेप्थ है, दिस डेप्थ इज नॉट यूनिफॉर्म, इट विल वेरी, एट सम प्लेसेस द डेप्थ इज ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर। मतलब जो क्रस्ट का डेप्थ है ना, पूरे क्रस्ट की बात कर रहा हूं मैं, पूरे क्रस्ट का जो डेप्थ है वो लगभग 8 से 9 किलोमीटर, बस इतना ही डेप्थ है। और कई जगह पर द डेप्थ इज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर एंड इवन बियॉन्ड दिस। तो ज्योग्राफी इसीलिए साइंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है। और ज्योग्राफी मींस लाइक हम अर्थ को एज अ ऑब्जर्वेशन लेके लाइक वी आर स्टडिंग। जो अर्थ में चेंजेस होंगे हम बस उसको एक स्टडी के तौर पर देखेंगे। कई बार ऐसा होगा कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। So the crust thickness varies. The crust thickness varies from 0 to 100 किलोमीटर। शून्य से या 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच का कुछ वेरिएशन होगा हमारी क्रस्ट के पार्ट का। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर क्रस्ट का जो डेप्थ होगा वो अलग अलग होगा। ठीक इसी प्रकार कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेप्थ होगी वो अलग अलग होगी हर जगह पे। ओशनिक क्रस्ट की जो डेप्थ होगी वो हर जगह पे अलग अलग होगी। लेकिन इन जनरल जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है which is less dense but it is basically having a more thickness, और जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है it is having a less thickness but it is basically more dense। और ये जो क्रस्ट है हमारी, this crust is majorly comprised of the like silicates like silicon, we can say aluminium, iron, calcium, sodium, potassium, magnesium। लगभग इन्हीं मिनरल से जो है हमारा क्रस्ट जो है बेसिकली बना हुआ है। देन हमारे क्रस्ट के बाद वी हैव अ दिस पोर्शन जिसको हम मेंटल बोल रहे हैं। तो यहां पर वी हैव अ सॉलिड पार्ट। और मेंटल जैसा हमने देखा, द मेंटल इज बेसिकली लिक्विड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज बट नॉट द एंटायर मेंटल। अगर हम यहां पर देखेंगे जो सॉलिड पोर्शन है, इस सॉलिड पोर्शन का जो यहां पर जो नेचर होगा दैट विल बी डिफरेंट एंड दैट इज व्हाट द एस्थेनोस्फेयर। बट मेंटल का जो मेजर पोर्शन है, द मेजर पोर्शन ऑफ मेंटल इज अगेन the major portion of mental is again kind of solid। यहां पर जो asthenosphere है, asthenosphere is basically plastic in terms of its nature। और इसी क्रम में अगर हम देखें like the core which is here, तो कोर का जो लिक्विड पोर्शन है, कोर का लिक्विड पोर्शन है दैट इज लाइक आउटर एज वेल एज द इनर वन। तो ये जो डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट कंपोजिशन विच इज हियर, दैट एक्चुअली formed the different densities of layer in our earth surface। So major portion is solid and when we talk about the core, so core का जो inner core का जो portion है, that inner core is solid, okay, and then this portion is basically remain liquid। ये जो portion है ये हमारा liquid है। चलिए डायग्राम देख लेते हैं so that there will be a more clarity in terms of the nature, I mean the composition। Here we have a composition। Then like in order to derive that, in order to mark the difference between the different density material, we have different discontinuities। The literal meaning of discontinuities is the discontinuation of feature। Here in this context, the discontinuity means the discontinuity of the density in terms of the layered arrangement। So for example, अगर आप देखेंगे like the discontinuity which is between the oceanic crust and the continental crust, तो जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है और जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसके बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है, दैट डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज कॉन्राड डिसकंटिन्यूटी। ओशनिक और कॉन्टिनेंटल के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है, मतलब जो फीचर जो चेंज हो रहे हैं उस फीचर
के चेंज होने के पीछे देयर इज नो लाइक अ क्लियर कट चेंजेस। ऐसा नहीं कि देयर इज अ वन मूवमेंट कि जहां पर we will have a continental one and then we will have a oceanic one, नहीं, ऐसा नहीं होता है। in geography we have a transition zone। तो जो ट्रांजिशन जोन है, दिस ट्रांजिशन जोन हियर जो मैंने इस तरह से यहाँ पर डिमार्क किया है, दिस पोर्शन इज बीइंग कॉल्ड एज कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी ये बताएगी कि ऑन द वन साइड देयर इज अ ओशनिक क्रस्ट, ऑन अनदर साइड देयर इज अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। चलिए, इसी तरह क्रस्ट और मेंटल के बीच, क्रस्ट और मेंटल के बीच, क्योंकि यहाँ पर जो लेयर्ड अरेंजमेंट है, दैट लेयर्ड अरेंजमेंट इज डिफरेंट। तो लेयर्ड अरेंजमेंट जब डिफरेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स डेंसिटी, तो डेंसिटी जब चेंज हो रही है, सो डेंसिटी चेंजेस इज नॉट टेकिंग प्लेस अब्रप्टली। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर सॉलिड है, तो सॉलिड का थोड़ा सा पहले हमें प्लास्टिक नेचर देखने को मिलेगा। सो हियर इन द एस्थेनोस्फीयर वी हैव अ प्लास्टिक नेचर। सॉलिड और प्लास्टिक के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है, दिस डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड एज मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। So Moho discontinuity is a discontinuity between the crust and some extent we can say the portion of mantle. So mantle और crust के बीच का we have a this portion, Moho discontinuity, transition portion. Then here for example we have a mantle, और mantle को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो mantle के बीच का जो पोर्शन है, उस बीच के पोर्शन को भी लाइक वन पोर्शन इज बेसिकली लेट्स से सॉलिड इन टर्म्स ऑफ इट्स नेचर, अनदर पोर्शन एग्जांपल लिक्विड इन टर्म्स ऑफ इट्स नेचर। तो इसके बीच का जो ट्रांजिशन है, इसके बीच का जो डेंसिटी डिफरेंस है जो यहाँ पर चेंज हो रहा है, दिस डेंसिटी डिफरेंस विल बी नोन एज रैपिड डिसकंटिन्यूटी। इट विल बी नोन एज व्हाट? रैपिड डिसकंटिन्यूटी। देन आप मान लीजिए लोअर मेंटल या मेंटल कह लीजिए, मेंटल और कोर के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है, दिस डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड एज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। देन फॉर एग्जांपल वी हैव अ आउटर कोर एंड इनर कोर। यहाँ पर भी अगेन द डेंसिटी मटेरियल इज डिफरेंट, बट the change will not going to take place abruptly, but that change will be marked by the discontinuity, and here in this case we have a Lehman discontinuity। तो ये जो डिसकंटिन्यूटीज है, डिसकंटिन्यूटीज क्या कर रही हैं, ये एक डिफरेंट ट्रांजिशन जोन को दिखा रही हैं, डिफरेंट ट्रांजिशन जोन को दिखा रही है, और जो डेंसिटी चेंज हो रही है उसके बीच का ये एक लेयर्ड अरेंजमेंट है। क्योंकि डेंसिटी जब चेंज हो रही है, सो दैट विल नॉट गोइंग टू टेक प्लेस अब्रप्टली, वो धीरे धीरे चेंज होगा। सो वी विल हैव दिस टाइप ऑफ लेयर्ड अरेंजमेंट इन अवर इंटीरियर ऑफ द अर्थ। So this is what the different types of discontinuity. UPSC might ask you a question, तो पूछ लेगा आपसे कि कौन से डिसकंटिन्यूटी कौन से पोर्शन के बीच में है, लाइक दिस। यूपीएससी में आस्क यू अ क्वेश्चन कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी जो है वो कौन से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या कौन से पर्टिकुलर लेयर्ड अरेंजमेंट को जो है वो अलग अलग करती है। इन दिस वे देयर माइट बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर। So that was about the interior of our earth. So interior of our earth, may we have a different layers and then we have a arrangement in such a way. आगे चलते हैं इंटीरियर के बाद। इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ आवर अर्थ, तो हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया, हमने मेंटल के बारे में पढ़ लिया, और हमने कोर के बारे में भी पढ़ लिया। तो अगर इन जनरल इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में कौन सबसे ज्यादा यंगर है बेसिकली? तो द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज बेसिकली ओल्डर, whereas the oceanic crust is the younger one. Oceanic crust नहीं है, हाल ही में बनी हुई है। Oceanic crust, the feature of oceanic crust is it is basaltic, it is comprised of basaltic volcanic rocks, it is thinner, it is more dense and it is younger. ठीक इसी तरह अगर आप फीचर देखेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के, so the continental crust is basically we can say granitic in terms of its nature, it is thicker, and this continental crust is basically less dense and it is older है हमारा continental crust. So that is all about this particular interior of our earth.
इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ, और उसी के सीरीज में वी हैव अ नेक्स्ट topic, and this next topic is, we can say the next topic is basically the plate tectonics, or let's say this drift. तो देखिए, जो हमने अभी इंटीरियर के बारे में पढ़ा, इंटीरियर के डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ा, डिसकंटिन्यूटीज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्रस्ट के ऊपर, जो क्रस्ट का जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसके बारे में। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ अवर क्रस्ट इज बेसिकली डायनामिक, और ये डायनामिक है हमें अभी समझ में आया। और क्यों जो हमारा क्रस्ट जो है वो इट इज वॉलेटाइल, वो इट इज नॉट स्टेबल, जो हमारे धरती है इट इज एक्चुअली मूवेबल। तो ये समझने के लिए वी हैव अ वेरी फर्स्ट थ्योरी विच वाज पोस्टुलेटेड बाय द अल्फ्रेड वैगनर। 1920s में एक थ्योरी आया, एंड दैट थ्योरी इज बेसिकली द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो द वर्ड ड्रिफ्ट मीन्स there is movement in the continents irrespective of the direction। कोई पर्टिकुलर दिशा में डायरेक्शन नहीं था कॉन्टिनेंट्स का। जब कोई पर्टिकुलर दिशा में कॉन्टिनेंट्स का डायरेक्शन नहीं था, तो इसी पर्टिकुलर थ्योरी को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वी कॉल इट। जो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, तो दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी So, as per the argument of Wagner, Wagner said that first of all, what happened that all the continents were combined. Wagner ने बोला कि सारे के सारे जो continents है ना, वो एक हैं, like are they are the one. So here you can see ये सारे continents एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. There was a one landmass, और उस एक लैंडमास को ही वैगनर ने नाम दिया, एंड द नेम वाज बेसिकली द पेंजिया। पेंजिया दैट मींस ऑल लैंड। तो ये हमारा जो शुरुआती दौर में अगर हम देखेंगे, लगभग 250 मिलियन ईयर्स अगो, तो लगभग 250 मिलियन ईयर्स अगो पहले जब हम देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थ्योरी, अब ये हुआ है कि नहीं वी डोंट नो, बट लाइक दिस थ्योरी इज describing this particular thing in such a way that all the continents were combined। सारे continents जो है वो एक साथ जुड़े हुए थे, और उसको नाम दिया गया पेंजिया। और ये सिचुएशन थी लगभग 250 मिलियन ईयर्स। चलिए, इसी के बाद हुआ क्या कि कॉन्टिनेंट्स, अगर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इमेज में, कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, दे आर रैंडमली ड्रिफ्टिंग, दे आर रैंडमली मूविंग। और ये जो मूवमेंट है, इसी मूवमेंट की वजह से the continents which we used to see nowadays, इसका जो end result है, the end result is basically the continents which we are seeing as of now। तो बोला कि सारे के सारे जो continents हैं they were combined together which was named as Pangaea, और इसके आसपास का जो ओशियन है जो आप देख रहे हैं, तो this ocean was also there, और इस ओशियन को हमने बोला पैंथेलासा। तो पैंथेलासा एंड पेंजिया, पेंजिया लैंड पार्ट, पैंथेलासा द ओशियनिक पार्ट। और हुआ क्या कि देयर वाज अ ड्रिफ्ट, एंड व्हाट वाज हैपेंड कि जो पहले एक जो पूरा पोर्शन था, द वन पोर्शन व्हिच वाज देयर, जो पेंजिया था, द पेंजिया वाज एक्चुअली स्प्लिटेड इनटू द टू पार्ट्स। जो पेंजिया है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, और द पेंजिया वाज स्प्लिट इनटू द टू पार्ट्स, एंड among these two parts the very first one is the Laurasia, and the second one is the गोंडवाना लैंड। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, हियर वी हैव अ डिस्क्रिप्शन। तो सपोज हियर वी हैव अ पेंजिया, और आप देख सकते हैं विद कंटेक्स्ट टू द मॉडर्न रेफरेंस कि लाइक दिस इज व्हाट द यूरेशिया, दिस इज व्हाट द नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, लाइक द कॉन्टिनेंट्स जो हम आज देखते हैं। हियर यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ एरो, जो डिफाइन कर रहा है कि इन पर्टिकुलर लैंड मास का मूवमेंट किस तरफ था।
तो इन पर्टिकुलर लैंड मास का मूवमेंट आप एरो से समझ सकते हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पे देयर वाज अ स्प्लिट, और दिस स्प्लिट वाज हैपेंड ऑलमोस्ट 200 मिलियन ईयर्स अगो। देखिए ज्योग्राफी में लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स आर लाइक नथिंग, तो टाइम इज वेरी मच bigger in geography, any kind of geophysical event. तो लॉरेशिया इज बेसिकली द नॉर्दर्न पार्ट, और ये नॉर्दर्न पार्ट जो हम आज देखते हैं यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के कंटेक्स्ट, यानी कि आप नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया को कंबाइन कर लें इन दिस पर्टिकुलर वे, तो उसी को हमने बोला दैट वाज अ लॉरेशिया। तो पेंजिया है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। द नेक्स्ट वन, द सदर्न पोर्शन इज बेसिकली द गोंडवाना लैंड विच इंक्लूड्स Africa, South America, India, Antarctica and Africa. So here we have a two parts, Laurasia and Gondwana land. इसी क्रम में ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है, ये जो पर्टिकुलर स्प्लिट है of that Pangaea and the respective Laurasia and Gondwana land, this resulted into the modern distribution of continents in such a way, yeah, in other words, this is what the continental crust, और जो आप बीच का ओशन देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन लाइक दिस, सो दे आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट। तो जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा टॉप मोस्ट पार्ट है, वो दो तरह के कंपोजिशन से मिलके बना हुआ है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। और इसी के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं विथ रिगार्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स नाउअडेज। और ये सब जो है, these were the words of Alfred Wegener। और वैगनर ने बोला कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, the continents are actually moving in this particular way। बोला कि कॉन्टिनेंट जो है वो ऐसे मूव कर रहे, बोला कि ठीक है, the continents are moving in such a way, बट ये मूव क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, रीजन क्या है। देखिए ज्योग्राफी साइंस तो नहीं है, बट यहाँ पर लॉजिक्स आर देयर। तो बोला कि देर आर सम एविडेंसेस, वी डोंट नो द रीजन, हमें रीजन तो नहीं पता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई द ड्रिफ्ट इज टेकिंग प्लेस, बट हमारे पास देर आर सम एविडेंसेस। अगेन दीज वर द वर्ड्स ऑफ एल्फ्रेड वैगनर। तो एल्फ्रेड वैगनर का आप समझ लीजिए इंटरव्यू चल रहा था, और पैनल ने क्वेश्चन पूछा कि हाउ यू कैन से कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है ये क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस। एल्फ्रेड वैगनर ने बोला कि रीजंस तो देयर माइट बी इनसफिशिएंट रीजंस, बिकॉज अभी तक हमको इसको समझना, बिकॉज वी डोंट नो द इंटीरियर, अभी तक हम इंटीरियर को नहीं समझ पाए हैं, अर्थ के इंटीरियर। तो एल्फ्रेड वैगनर ने या उस इंटरव्यू में ये बोला कि लाइक आई हैव सम सॉर्ट ऑफ एविडेंसेस, जिससे ये एविडेंस से ये क्लैरिफाई हो सकता है कि हाँ बिल्कुल टू सम एक्सटेंट दिस थ्योरी इज करेक्ट। So what was those particular evidences which was suggested by the Alfred Wegener? So the very first evidence which was suggested by the Alfred Wegener was कि जो portion of continents है, जो आप for example आपको याद होगा this particular thing which was the part of the Gondwana land, तो बोला कि जो गोंडवाना लैंड के जो like the continents which were part, erstwhile part, उन पर्टिकुलर कंट्रीज के आज के कंटेक्स्ट में विद रेफरेंस टू द मॉडर्न कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल इज सेम। आपने बचपन में वो पजल वाला गेम खेला होगा ना, जिसमें कि लाइक द इस टाइप ऑफ कार्डबोर्ड्स आर देयर, और आपको उन कार्डबोर्ड्स को जो है वो जोड़ना होता था ऑन द बेसिस ऑफ द डिजायर्ड इमेज। तो इस तरह के वी यूज्ड टू हैव काइंड ऑफ कार्डबोर्ड्स लाइक दिस। तो इन कार्डबोर्ड्स को जब आप जोड़ते हैं, दैट मीन्स उस एक कार्डबोर्ड का दूसरे कार्डबोर्ड के साथ देयर इज अ सिमिलैरिटी। इट मीन्स व्हाट कि अगर ठीक इसी तरह अगर ये ब्लॉक जुड़ते हैं तो वी हैव द कॉन्टिनेंट्स व्हिच आर जॉइनिंग टुगेदर, एंड वंस दे आर जॉइनिंग टुगेदर इनके जो फॉसिल का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फॉसिल का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। फॉर एग्जांपल आप अफ्रीका और साउथ अमेरिका में देखेंगे दैट वी हैव अ लाइक वन trisec reptile which has been found, the evidence of the trisec reptile fossil has been found। आप देखेंगे that we have a like some sort of the fossil evidences which has been found in Antarctica and India। we have a fern tree
the deposit of fern tree which has been found, and those were found in India as well as in Antarctica. That means India and Antarctica were the part of each other. दोनों एक दूसरे का पार्ट रहे होंगे. अंटार्कटिका as well as ऑस्ट्रेलिया में भी there are some same fossils which have been found. इसका मतलब यह है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स थे ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे. This was the very first evidence which was postulated by the Alfred Wegener, and that was the similarity of the fossil fuel or the identical fossil fuels found in different continents. So this is what the very first evidence which was suggested by the Alfred Wegener. तो Alfred Wegener ने ये अपना एक एविडेंस दिया उस इंटरव्यू वाले कंटेक्स्ट में. अगर मैं आपसे इस तरह कहूँ तो द पैनल वॉज सेटिस्फाइड कि नहीं ये कह तो सही रहा है, क्योंकि आज के कंटेक्स्ट में हमको एविडेंस मिल रहे हैं सेम. इसका मतलब कभी ना कभी तो ये जो आज डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्टिनेंट्स का वो कभी ना कभी तो एक दूसरे के पार्ट रहे होंगे. और बोला कि नहीं ये तो देयर माइट बी अ कोइंसिडेंस भी हो सकता है, और कुछ सबूत लाए जाएं और कुछ एविडेंसेस जो हैं प्रेजेंट किए जाएं. तो और कुछ एविडेंसेस में अगर हम देखें which was actually postulated by the Alfred Wegener, और ये सारा का सारा जो हम पढ़ रहे हैं it is in the words of Alfred Wegener. So Wegener cited that on the south pole we have a magnetic polarity. तो अगर आप इन पोर्शन को देखेंगे like South America, then you see Africa, then you see India, then you see Australia और Antarctica. इन सारे पोर्शन के आप अगर ये वाली कोस्ट लाइन लेंगे, अफ्रीका का ये वाला पार्ट लेंगे, इंडिया का अगर आप ये वाला पार्ट लेंगे, और इन सब का आप अगर मैग्नेटिक पोलैरिटी यू आर गोइंग टू टेस्ट, सो दैट इज सेम. इट मींस व्हाट कि ये जो रॉक्स हैं विच आर फाउंड हियर, दीज रॉक्स आर हैविंग अ सेम एज. और अगर रॉक्स सेम एज के हैं थ्रू आउट द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, दिस मीन्स उनका जो जेनेसिस है, उनका जो ओरिजिन है वो एक साथ रहा होगा. मीन्स जो पजल के कार्डबोर्ड हैं दे वर कनेक्टेड, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कार्डबोर्ड अलग होते गए. विद द पैसेज ऑफ टाइम द कॉन्टिनेंट्स वर एक्चुअली सेग्रीगेटेड. तो ये एक और एविडेंस दिया गया. दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू रेफर एज द मैग्नेटिज्म. This is the again one more evidence which was cited by the Alfred Wegener to substantiate its own theory, that is the continental drift theory. Alfred Wegener ने ये वाला भी एग्जाम्पल दिया. Then Wegener cited कि अगर आप देखेंगे अफ्रीका, मॉडर्न डे अफ्रीका if you see, and the modern day South America if you see, और उन दोनों का जो कोस्ट लाइन है, अगर आप कोस्ट लाइन देखेंगे उन दोनों का, तो देयर इज अ लाइक ठीक है थोड़ा बहुत देयर माइट बी अ हियर एंड देयर, बट ऑलमोस्ट जो साउथ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट लाइन है, द ईस्ट कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका कैन इजीली बी फिट विद द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका. तो वहां पर एक जिगसॉ फिट इज देयर. इट मीन्स व्हाट कि वो दोनों जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे वर द पार्ट ऑफ ईच अदर. इसी प्रकार अफ्रीका में वी हैव सम प्लेशर डिपॉजिट्स, वी हैव सम गोल्ड डिपॉजिट्स, और वो गोल्ड डिपॉजिट्स जो कि अफ्रीका के पोर्शन में पाए जाते हैं, द सेम गोल्ड डिपॉजिट्स आर आल्सो फाउंड इन साउथ अमेरिका. दैट मीन्स व्हाट कि ये दोनों जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे वर कंबाइंड टुगेदर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. So pressure deposits means when we have a deposits which is made by the precious metals. तो गोल्ड के यहाँ पर डिपॉजिट्स हैं, सिल्वर के यहाँ पर डिपॉजिट्स हैं. का मतलब क्या है कि ये पूरा एक रॉक ब्लॉक था जो कि बाद में अलग हो गया, जो कि बाद में स्प्लिट हो गया. So this was also suggested by the Alfred Wegener as one of its evidence to support its own theory. तो एविडेंस हम देख रहे हैं. अल्फ्रेड वैगनर ने बोला कि कारण तो मुझे नहीं पता है, बट आई कैन गिव यू सम एविडेंस. और ये एविडेंस है जिसमें कि पहला हमने देखा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, देन हमने देखा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर एग्जांपल द फर्न ट्री, देन द रॉक्स ऑफ सिमिलर टाइप, देन वी हैव अ मैग्नेटिज्म, देन हमने देखा द कॉरेस्पॉन्डिंग एज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स जिसमें कि वी हैव अ जिग्स ऑफ इट. सो जिग्स ऑफ इट इज ऑल्सो वन ऑफ द
more evidence which actually substantiate कि ये कुछ ना कुछ तो like we have a one aspect कि continents were combined with each other. और इसी पर्टिकुलर सेंस को अगर आप इस तरह से देखें, फॉर एग्जाम्पल with this particular image, with this particular image you will get to know कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं सिर्फ साउथ अमेरिका और अफ्रीका का जिग्स ऑफ इट नहीं है. आई मीन नॉट ओनली द coastline of South America and Africa can be fit together, but like almost all the portion can also have a zix of it. Here you can see the portion of North America can easily be fitted with the Europe, or let's say Eurasia in modern context. Then some portion of India and Australia and Antarctica, they can combine together. We also found out some sort of the glacier deposits. The glacier deposits are found, और अंटार्कटिका के ग्लेशियर डिपॉजिट्स और इंडिया के ग्लेशियर डिपॉजिट्स का वी हैव अ सेम एज. दैट मींस व्हाट कि द कॉन्टिनेंट्स वर कंबाइंड टुगेदर. तो यहाँ पर आप देखिए वी हैव अ जिग्स ऑफ इट, हियर वी हैव अ जिग्स ऑफ इट, हियर वी हैव अ जिग्स ऑफ इट. तो अल्फ्रेड वैगनर ने बोला कि मेरी थ्योरी का रीजन तो मुझे नहीं पता है, रीजन इज इनसफिशिएंट, बट आई हैव एविडेंसेस. तो एविडेंस अगर है दैट मीन्स व्हाट कि वो थ्योरी कुछ न कुछ तो टू सम एक्सटेंट द थ्योरी इज करेक्ट. अल्फ्रेड वैगनर ने बोला कि जो मेरी थ्योरी है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज बेसिकली करेक्ट. तो बोला कि ठीक है, एविडेंसेस आर देयर, और एविडेंसेस से हम इस पैनल ने इंटरव्यू वाले कंटेक्स्ट में जाते हैं वापस. तो पैनल ने बोला कि ठीक है, आपका जो आर्ग्यूमेंट है उस आर्ग्यूमेंट से हम लोग सेटिस्फाई हैं और एविडेंस तो आपके कंप्लीट है, बट ये रीजन क्या है इसके पीछे, व्हाई इट इज हैपनिंग. तो इसके पीछे का रीजन, व्हाट वाज द रीजन, और जो रीजन जो है एक्चुअली इन द वर्ड्स ऑफ अल्फ्रेड वैगनर. तो अल्फ्रेड वैगनर ने बोला कि टाइडल फोर्स इज द रीजन. कहने का मतलब यहाँ पर जो वाटर है इसके बीच में, ये वाटर जो है टाइडल फोर्स लगा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ मूवमेंट. नहीं, टाइडल फोर्स इज नॉट दैट मच इनफ कि वो एक बड़े कॉन्टिनेंट्स को जो है पूरी तरह से मूव करवा दे. इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम आज के कंटेक्स्ट में नहीं देखते हैं वो चीज. बोला कि नहीं, टाइडल फोर्स इज नॉट दैट मच इनफ. दूसरा कंटेक्स्ट इसी में, टाइडल फोर्स एज वेल एज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून. ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से जो टाइडल फोर्स है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाता है ऑन द रेस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स, और इसी की वजह से जो वो कॉन्टिनेंट्स जो है ड्रिफ्ट करना शुरू कर. तो एक ये रीजन दिया गया अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा, लेकिन दिस रीजन वाज इनसफिशिएंट टू सब्सटेंशिएट कि ये ड्रिफ्ट जो है वो क्यों हो रहा है. हाउएवर अल्फ्रेड वैगनर ने जो हमारे अर्थ के क्रस्टल पार्ट्स का जो डायनामिक नेचर है उसको बहुत अच्छे से वैलिडेट कर दिया था, एंड दैट वाज एक्चुअली अडॉप्टेड इन ज्योग्राफी कि जो हमारा क्रस्ट है वो डायनामिक है, वो क्रस्ट जो है वो मोबाइल है, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज नॉट कांस्टेंट ऑन अ पर्टिकुलर लोकेशन. वैगनर के बाद जो है देयर वाज सम मोर. तो द वेरी फर्स्ट थ्योरी रिगार्डिंग टू द अर्थ मूवमेंट, और अर्थ मूवमेंट में ही हम पहले जो पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट द डायनामिक नेचर ऑफ क्रस्ट. और डायनामिक नेचर ऑफ क्रस्ट में वी हैव वेरी फर्स्ट थ्योरी, एंड दैट थ्योरी वाज the continental drift theory. Then, however, the reasons were not sufficient in the continental drift theory. Continental drift theory के बाद एक और थ्योरी आया जिसमें कि आर्थर होम्स ने एक थ्योरी propound किया, and that theory was in 1930s, somewhere in 1930s के आसपास जो है आर्थर होम्स ने एक थ्योरी propound किया और बोला कि there is a possibility of convection currents, there is a possibility of convectional currents, और इसी पर्टिकुलर थ्योरी का नाम दिया गया कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, देखिए जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ने जो है वो इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को और ज़्यादा वैलिडेट किया, इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को और ज़्यादा सपोर्ट किया जो अल्फ्रेड वैगनर का थ्योरी. जैसा कि हमने जाना कि वैगनर वाज नॉट श्योर अबाउट द रीजन कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट क्यों कर रहे हैं.
but to some extent the Arthur Holmes has suggested कि convectional currents जो हैं, because of the convectional currents the continents are moving. Because of the convectional current, the erstwhile drift which has been mentioned by the Alfred Wegener, that is taking place. So Alfred Wegener का जो evidences थे, the evidences were actually correct. Evidences were actually correct, but the reasons were not there. So those reasons were actually given by the Arthur Holmes with reference to the convectional current. Arthur Holmes ने बोला कि मेंटल में से बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके, क्योंकि जैसे जैसे हम कोर की तरफ जाते हैं तो हेवियर मटेरियल्स और द मोर डेंस मटेरियल आर फाउंड, और जो मोर डेंस मटेरियल है अमंग देम वी आल्सो हैव अ रेडियो एक्टिव वंस, और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो है दे विल गोइंग टू लूज देयर हीट, और जैसे वो अपनी हीट लूज करेंगे, सो हीट लूज करने की वजह से वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ जियोथर्मल ग्रेडियंट. जियोथर्मल ग्रेडियंट विल बी फॉर्म्ड, और जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से ही देयर वी हैव अ कन्वेक्शनल करंट. देखिए, in such a way, suppose we have a core like this, the core is there and then we have a crust, here we have a mantle. So first of all what is there कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा that temperature is greater, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा 3000-4000 डिग्री सेल्सियस, this one will be the temperature at the core part. Whereas अगर आप क्रस्ट को देखेंगे तो क्रस्ट के ऊपर जो टेम्परेचर होगा दैट इज कंपैरेटिवली लेस. तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है. तो अगर हम द जनरल टेंडेंसी ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैटर देखें, द मूवमेंट ऑफ मैटर आप देखें, अगर एयर देखेंगे, अगर आप वाटर देखेंगे, अगर आप हीट देखेंगे, तो द हीट इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर regions या low temperature zones या places. So here we have a formation of geothermal gradient. एक slope बन गया, आप इस तरह से समझिए कि here the temperature is more, so here the temperature is more, here the temperature is less है, तो इस तरह से we have a slope, and because of development of this kind of slope जिसको कि हम बोल रहे हैं the geothermal gradient. This geothermal gradient or this geothermal slope is responsible for the movement of heat or so-called convectional currents. तो ये जो movement of heat है, this movement of heat is being called as what? Convectional currents. और ये जो convectional current हैं, these convectional currents are the major reason because of which जो हमारा crust है, that crust is dynamic. crust के dynamic होने के पीछे का जो रीजन है दैट इज द कन्वेक्शनल करंट. क्या है कन्वेक्शनल करंट? देखिए, तो दिस कन्वेक्शनल करंट इज here you can see have a convectional current. So this is what the convectional current. There is a movement of heat from the core parts towards the crustal parts. तो ये जो heat का movement हो रहा है, this movement of heat is basically the convectional current. और ये जो movement of heat हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? Because here we have a like a radioactive decay, and because of the radioactive decay, the lots of excess heat is there. और ये यहाँ पर हीट ज़्यादा है, यहाँ पर हीट कम है, सो दे विल बी अ मूवमेंट ऑफ मैटर, और मूवमेंट ऑफ मैटर का ये जो पैटर्न है दैट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शनल करंट. और इसी कन्वेक्शनल करंट्स के बेसिस पे क्या हो रहा है ना, फॉर एग्जांपल व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो कन्वेक्शनल करंट का डायरेक्शन है, द डायरेक्शन इज इन दिस वे. तो बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ डायरेक्शन व्हाट इज हैपनिंग कि ये यहाँ पर एक, अब अगर कन्वेयर बेल्ट आपने देखा होगा इन रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स पे, तो कन्वेयर बेल्ट पे क्या होता है कि वी यूज टू पुट अवर लगेज. तो आप ऐसा ही समझिए कि जो हमारा लगेज है दैट लगेज इज बेसिकली द कॉन्टिनेंट, और जो कन्वेयर बेल्ट है, द कन्वेयर बेल्ट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ कन्वेक्शनल करंट. और जो कन्वेक्शनल करंट है वो ड्रैग करते हुए लेके जाता है कॉन्टिनेंटल के लैंड मास को. जैसा हम
रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे देखते हैं कि जैसे ही हमने लगेज रखा तो जो बेल्ट जो रोटेट कर रहा है दैट विल गोइंग टू टेक अवे योर लगेज. तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेयर बेल्ट देयर विल बी मूवमेंट ऑफ योर लगेज. सो सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है कि यहाँ पर एक जो कन्वेयर का इफेक्ट है, बिकॉज ऑफ द कन्वेयर इफेक्ट व्हाट इज हैपनिंग कि जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देयर इज अ मूवमेंट ऑफ heat, there is a movement of convectional current, in the respective direction there is a movement of crustal landmass. तो crustal landmass का मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है. अब आपको याद होगा एल्फ्रेड वैगनर का थ्योरी. तो एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी में क्या हो रहा था, वी हैव अ मूवमेंट इन द सेम वे, बट वैगनर को ये नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है. तो क्यों का जो रीजन है दैट वाज एक्चुअली गिवन बाय दिस पर्टिकुलर थ्योरी. तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, तो हियर वी हैव अ लेट्स से इंडिया. सो यहाँ पर वी मे हैव सम लाइक इंटीरियर ऑपरेटिंग कन्वेक्शनल करंट्स जो कि इस दिशा में इस तरह से जो है वो मूव कर रही है, जो कि अफ्रीका और इंडिया को एक दूसरे से दूर कर रही है इन दिस वे. यहाँ पर आप मानिए कि वी हैव अ इंडिया, सम पोर्शन ऑफ इंडिया इज देयर, and here we have a some portion of Africa, some portion of India is here let's say, or some portion of Africa is. अगर हम लैंड मास की बात, तो यहाँ पर इंडिया का लैंड मास, यहाँ पर अफ्रीका का लैंड मास, और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल करंट्स व्हिच आर ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ. तो आर्थर होम्स ने अपनी थ्योरी से ये साबित किया कि जो कन्वेक्शनल करंट्स का जो मूवमेंट है दैट इज टेकिंग प्लेस टू सम एक्सटेंट, दैट इज करेक्ट एज वेल, बट जो रीजन वैगनर नहीं बता पाया दैट वाज एक्चुअली सब्सटेंशिएटेड बाय द आर्थर होम्स. तो आर्थर होम्स थ्योरी इज बेसिकली नोन एज द पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी. तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी इज देयर. फिर उसके बाद जो है we also have a mapping of ocean floor, we also have a sea floor spreading theory. So mapping or the sea floor spreading theory में what was happened कि some of the divers like they actually reached to the level of the Atlantic Ocean, और जब वो Atlantic Ocean के bottom में गए they actually found कि there is a volcanic system, and there is like when they brought some sort of rock samples, so they got to know कि जो rocks and they are also the same age. That means that junction is the one point of reference which was just like that puzzle. A junction is basically the one point जो कि उन rocks के genesis के लिए responsible. इसी particular developments में there was a one theory which was postulated by the Mackenzie and the Parker. Mackenzie और पार्कर ने 1967 के आसपास एक और थ्योरी दी, and this theory was actually this theory was actually sum of the Alfred Wegener, the sum of convectional current and the sum of the mapping of ocean floor. इन सारी theories को as a assumption use किया गया in this plate tectonics theory. So the next one is basically the mapping of sea floor or mapping of sea floor, yeah we can say the sea floor spreading theory में हमने ये जाना कि जो सी का जो फ्लोर है, नॉट ओनली द कॉन्टिनेंट्स बट द ओशियनिक क्रस्ट इज ऑल्सो डायनामिक. अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट क्यों हो रहा है, विच वॉज एक्चुअली द रीजन जो आर्थर होम्स ने बोला कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में. मैपिंग ऑफ सी फ्लोर जब हमने किया देन वी गॉट टू नो कि जो हमारा ओशियन है, जो ओशियन का जो बॉटम है, दैट ओशियन बॉटम इज आल्सो डायनामिक इन टर्म्स ऑफ इट्स, वो भी हिल रहा है, वो भी कांस्टेंट नहीं है. तो दिस रिजल्टेड इनटू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कि जो सी है उसका जो फ्लोर है दैट इज आल्सो स्प्रेडिंग, दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग. और इन सब का जो सम है, द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्योरीज is actually resulted into the modern plate tectonic theory. Plate tectonic or plate tectonic theory, as I told you, so given by Mackenzie and Parker, और 1967 के आसपास का ये डेवलपमेंट है, ज़्यादा पुराना नहीं है. जोग्राफी इज a very new subject, especially the physical geography.
तो जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, इस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में ये बोला गया कि जो हमारा क्रस्ट है, द क्रस्ट ऑफ आवर अर्थ, whether it is continental one, whether it is the oceanic one, so the crust of our earth is basically dynamic in terms of its nature. और जो हमारा क्रस्ट है, ये क्रस्ट बना हुआ है बहुत सारी प्लेट से. there are different plates which actually comprise the crustal parts of our earth. और जो प्लेट्स हैं, here there is a one image जिसमें आप समझ सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है, the earth is there, जो हमारा अर्थ है, the earth is basically comprised of different types of plate. कहने का मतलब एक डिफरेंट रॉक का स्लैब है, बहुत बड़ा स्लैब. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ यूरेशियन प्लेट, then we have a North American plate, then we have a Pacific plate, then we have Caroline plate, like this. We have a Philippine plate, then we have a Nazca plate, Cocos plate, Caribbean plate, minor plate है ये. Eurasian plate is a major plate, then we have a Arabian plate, minor plate, African plate, again a kind of major plate, then we have a Scotia plate, then we have a Antarctic plate, then we have a Australian plate. So यहाँ पर you will get to know कि जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है, जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट जो है वो बहुत छोटी छोटी प्लेट से मिलके बना हुआ है. क्रस्ट जो है वो क्रस्ट में वी हैव सो मेनी, वी कैन से, breaks. Crust is not continued, it is not having a continuity feature. Crust में भी you will see कि at some point of time we have a crust, continental crust, at some point of time we have a oceanic crust. तो जहां जहां पर आपको ओशियन दिखेगा इन दिस पर्टिकुलर मैप के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे, सो पैसिफिक प्लेट इज द ओशियनिक प्लेट, नास्का प्लेट is the oceanic plate, then we have a Scotia oceanic plate, African plate is a continental plate, Eurasian plate continental plate, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट. जो कॉन्टिनेंट्स में है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, और जो ओशियन में है बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ देम आर द ओशियनिक प्लेट्स. So this is how our crust is basically divided into the number of different plates. अलग अलग प्लेट्स में जो है हमारी क्रस्ट जो है वो विभाजित है. और हम पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कि ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो what is the difference in terms of density, thickness, in terms of their depth. तो ऊपर की तरफ तो इस तरह से हो रहा है, और इंटीरियर में क्या हो रहा है, वी हैव अ कन्वेक्शनल करंट्स, और कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स हैं आज भी दे आर हैविंग अ मूवमेंट. तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन वाज एक्चुअली डन बाय द अल्फ्रेड वैगनर. रीजन बताया कन्वेक्शनल करंट का, दैट वाज आर्थर होम्स, और उसी सब को सम अप किया वाइल इंक्लूडिंग द सी फ्लोर स्प्रेडिंग या मैपिंग ऑफ ओशियन, और उसी से बोला कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सही है, और विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव अ कन्वेक्शनल करंट, और कन्वेक्शनल करंट के बेसिस पे वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न कॉन्टिनेंट्स इन सच ए वे. तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने ये बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया कि जो हमारा क्रस्ट है, वो क्रस्ट किस प्रकार के भागों में डिवाइड है. अब जो मेंटल करंट्स है, द मेंटल करंट्स विच इज देयर, तो मेंटल करंट्स जो है, मेंटल करंट्स का जो वी कैन से इन्फ्लुएंस है, सो बिकॉज ऑफ द मेंटल करंट्स इन्फ्लुएंस वी ऑल्सो हैव द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, क्योंकि वी हैव अ कन्वेयर इफेक्ट. तो जस्ट लाइक दैट अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स आर बीइंग ऑब्जर्व, कि जो हमारे कॉन्टिनेंटल या ओशनिक क्रस्ट है, फॉर एग्जांपल लाइक हियर, तो जो हमारे क्रस्ट है, इन क्रस्ट में वी हैव अ डिफरेंट मूवमेंट. दिस मींस व्हाट, कि जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जंक्शन के नीचे बॉटम में, इंटीरियर में जो कन्वेक्शनल करंट्स है, हाउ दे आर ऑपरेटिंग, हाउ दे आर बिहेविंग. और इसी पर्टिकुलर ट्रेंड को समझने के लिए दिस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हैज साइटेड कि there we have a 3 types of plate movements on the basis of direction of convectional currents. तो कन्वेक्शनल करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे हमने ये जाना कि we have a 3 types of plate boundary movement. We are looking that in a while. So convectional currents are like
like this, convectional currents आप देखेंगे तो the convectional currents are like this. Currents are like this. Well, here you can see that we have a rising currents. The rising limb is there like this. So here what will happen? The slab, the continent, the crust will going to move away from each other. So when the continents, the part of continental crust, when we have this type of portion, that means there is a movement which is away. So whenever we have two rock slab, we have two plates and they are moving away from each other, such movement will be called as divergent plate boundary movement. Divergent plate boundary movement. प्लेट्स एक दूसरे से दूर हट रही है. Whereas अगर आप देखेंगे, so here we have like a current pattern in such a way, here we have a current pattern in such a way, it means what, कि ये प्लेट और ये प्लेट दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं. here प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं. that means here we have a convergent plate boundary movement. Convergent plate boundary movement and divergent plate boundary movement. और ये जो convergent और divergent plate boundary movement है, this movement is basically because of this convectional cell, the convectional currents which are operating throughout the mantle. यहाँ से mental currents operate कर रही हैं और जैसे जैसे ये mental currents operate कर रही हैं, while operating they are putting the conveyor belt effect. They are putting the conveyor belt effect on the crust, and because of this what is happening कि crust में जो है there is a dynamic move. crust जो है वो लगातार हिल रही है, crust जो है वो लगातार अपनी स्थिति बदल रही है. कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं वो लगातार अपनी स्थिति बदल रही है. कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं वो लगातार डायनामिक हैं. ओशनिक प्लेट्स जो हैं वो लगातार अपनी स्थिति बदल रही है. अपना जो प्लेस है ऑन द अर्थ के ऊपर वो लगातार प्लेस जो है वो बदल रहा है. इट इज लाइक पूरा का पूरा जो हमारा क्रस्ट है, वेदर इट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वेदर इट इज ओशनिक क्रस्ट, इट इज डायनामिक इन टर्म्स ऑफ इट्स. ये पूरा का पूरा डायनामिक है अपने नेचर में. So this is how the operating currents are responsible for the movements of continent as well as the ocean. इसी प्रक्रिया को अगर हम थोड़ा और रिफाइन में समझे, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री मूवमेंट. हमने 2 तो प्लेट बाउंड्री मूवमेंट समझ लिए हैं, वेयर वी हैव अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मूवमेंट एंड देन वी हैव अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मूवमेंट. एक और प्लेट बाउंड्री मूवमेंट होता है तो हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री मूवमेंट. In the transform plate boundary movement, what is happening? When the plates are actually slide over each other. मतलब जो प्लेट है, प्लेट जो है, जब प्लेट पर्टिकुलर 2 प्लेट्स के बीच में when we have a sliding like this, तो जब स्लाइडिंग इस तरह से होती है तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट को हमने क्या बोला, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री मूवमेंट. Here we have a transform plate boundary movement. फिर से अगर इसको आप रिकैप करें, let's have a quick recap. तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मतलब जो प्लेट्स हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है. डाइवर्जेंट का मतलब प्लेट जो है वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं. और ट्रांसफॉर्म का मतलब कि जो मेंटल करंट्स हैं दे आर ऑपरेटिंग लाइक दिस. वो कैसे ऑपरेट कर रही हैं आप समझिए इस चीज को, कि बॉटम में वी हैव अ करंट लाइक दिस. इस प्लेट के नीचे, उस प्लेट के नीचे द करंट, बॉटम में जो है करंट है, द करंट इज लाइक दिस. तो ठीक इसी प्रकार इन पर्टिकुलर प्लेट्स के ऊपर द कन्वेयर इफेक्ट विल बी देयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, द प्लेट्स विल गोइंग टू मूव व्हाइल स्लाइडिंग ओवर ईच अदर. एक दूसरे के साथ जो है वो फ्रिक्शन करते हुए देयर विल बी अ मूवमेंट. अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसने एक तो जस्टिफाई किया कि हाउ देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ continents and ocean. The very first thing, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने ये भी साबित किया
कि देयर इज अ डायनामिक नेचर, डायनामिक नेचर है हमारे पूरे के पूरे क्रस्ट का। इसने ये भी साबित किया, दिस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आल्सो साइटेड दैट व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है इस मूवमेंट के पीछे। तो द रीजन इज बेसिकली द कन्वेक्शनल करंट्स, द मूवमेंट इज बेसिकली द कन्वेक्शनल करंट। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने और भी कई सारे पहलुओं पे प्रकाश डाला, जिसमें कि लाइक हाउ देयर इज अ formation of mountain, how there is a formation of trench, how there is a distribution of earthquake, how there is a distribution of volcanism, how there is the fault line which are found in a particular area in a particular region. तो ये सारा का सारा finding is based on the plate tectonics theory. plate tectonics theory हमें बताती है कि पर्वत कैसे बने हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से हम ये जान सकते हैं कि कौन से एरियाज ऑफ अर्थ आर मोर वल्नरेबल टू द अर्थक्वेक, कौन से एरियाज जो हमारे अर्थ के हैं जहां पर द वॉल्केनिज्म इज सो फ्रीक्वेंट, और क्यों, विद द रीजन इटसेल्फ, और अभी तक वो सही साबित हुए हैं। तो द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इज द मोस्ट मॉडर्न थ्योरी विच इज साइटिंग कि हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी डिफरेंट टाइप्स के जियोफिजिकल इवेंट्स हैं, हाउ दे आर टेकिंग। So let's cover one by one. तो सबसे पहले अगर हम देखें द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मूवमेंट, देखिए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मूवमेंट, convergent plate boundary. So in the convergent plate boundary movement, what is happening? Then we have a two plates, दो plates हैं, और दो plates जो हैं they are moving towards each other because of the operating mental currents. तो ये आपका mental current है, and this mental current is responsible for the drag over the continental portion, and because of the continental or the oceanic portion there is a drift. So here let's say one we have a continental plate and another one is the oceanic one. मान लीजिए here we have a continental plate, here we have a oceanic plate. ओशनिक, जब भी ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, दो तरह की डिफरेंट टाइप्स की प्लेट हो, तो जब भी डिफरेंट टाइप्स की प्लेट होगी, होगा क्या कि दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करेगी, और मूव करते समय होगा क्या कि जो ओशनिक क्रस्ट है, आपको याद होगा फीचर, ओशनिक क्रस्ट इज मोर डेंस। तो ओशनिक जो पोर्शन है, ये ओशनिक पोर्शन कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो पार्ट है, उस कॉन्टिनेंटल प्लेट के पार्ट के नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से आपको और रिफाइंड वे में बताऊं, सो हियर वी हैव अ क्रस्ट। आप मानिए कि ये हमारा क्रस्ट का पार्ट है, और ठीक इसी तरह हमारे क्रस्ट के पार्ट में जो हम ये वाला एस्पेक्ट समझ, हियर वी हैव अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ठीक इसी क्रम में हियर वी हैव अ, फॉर एग्जांपल वी हैव अ ओशनिक वन। तो ओशनिक वन को हियर इन दिस कंटेक्स्ट रेड से डिनोट, लेट्स से हियर वी हैव अ ओशन, और बिकॉज ऑफ दिस like a convergent plate boundary movement, what will happen, the oceanic plate will accidentally enter into the mantle part. It could enter in either asthenosphere or in the mantle part. देखिए हम बात कर रहे हैं हमारे पूरे के पूरे क्रस्ट की, तो जो हमारा पूरा का पूरा जो क्रस्ट है या लिथोस्फेयर है, वो डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लेट से मिलकर बना हुआ है। डिफरेंट प्लेट्स आर देयर, बहुत सारी अलग अलग प्लेट्स हैं, जिसमें कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशनिक प्लेट्स आर देयर। इन सब से ये मिलके बना हुआ है, और क्रस्ट है। जब भी ओशनिक और कॉन्टिनेंटल एक दूसरे की तरफ मुड़ेगी, क्योंकि ओशनिक भारी है, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ओशनिक जो है, ओशनिक वन विल गोइंग टू सबडक्ट बीनीथ द कॉन्टिनेंटल वन। जब ये कॉन्टिनेंटल वन के नीचे सबडक्ट करेगी, सो एक्सीडेंटली व्हाट वी कैन से, इट इज एक्चुअली एंटरिंग इनटू द मेंटल पार्ट, और इट इज एक्चुअली एंटरिंग इनटू द सेमी मोल्टन स्टेट। so this is solid, oceanic crust is solid, but it is entering into the semi molten state.
व्हाट विल हैपन कि जब ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल के नीचे की तरफ जाएगी तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले व्हाट विल हैपन दैट हियर ऑन द ओशनिक पार्ट देयर विल बी अ कोलिजन लाइक दिस। तो जब भी कोलिजन होगा, कोलिजन पे क्या होगा, देयर विल बी अ प्लेट मूवमेंट, प्लेट हिलेगी, और जैसे ही प्लेट हिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल हैव अ अर्थक्वेक। Here we'll have what? Earthquake. We will have an earthquake on the continental one as well. Apart from the earthquake, what will happen कि जो ये ओशनिक पार्ट है जो कॉन्टिनेंटल के नीचे गया है, या इन अदर वर्ड्स जो मेंटल तक पहुंच गया है, what will happen कि यहाँ से we will have a like melting of this part। ये जो पार्ट है, जो ओशनिक प्लेट का पार्ट है, जो कि मेंटल के अंदर चला गया है या जेनोस्फीयर के अंदर चला गया है, this will going to melt, and because of its melting what will happen, we will going to see that there is volcanism will likely to observe। ये जो like white lines हैं, they are basically referred as the path of magma। हमें जो है वोल्केनिज्म देखने को मिलेगा ऑन द आइदर ऑन द ओशनिक प्लेट और ऑन द कॉन्टिनेंट। ठीक इसी तरह जब ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब एक दूसरे के साथ टकराएंगी, तो अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म के अलावा आप अगर यहाँ पर देखेंगे, यू विल सी अ वन वेरी स्पेसिफिक शेप लाइक दिस। ये जो वी शेप आपको दिख रहा है, दिस वी शेप इज बीइंग रेफर्ड एज ट्रेंच। तो ट्रेंच विल going to form। apart from this what will happen कि जब भी आप ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में कोलिजन देखेंगे, so what will happen, the collision will result it into the folding of crust जो है वो फोल्ड हो जाएगी। तो here what will happen कि यहाँ पर कुछ लो हाइट्स के माउंटेन्स आर लाइकली टू डेवलप्ड ऑन द ओशनिक पार्ट, as well as the mountains will also going to form on the continental one। greater the force, greater the height of mountain will be, so the mountain building or orogeny will be observed। so this is what we have a scenario when the plates are moving towards each other। जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो एक दूसरे की तरफ आने से क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल we have a movement, that means we have a earthquake। सेकंड क्या हो रहा है, ओशनिक जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, so because of this there is a impurity in mantle, there will be a melting will result it into the emplacement of lava on the earth surface। और ये जो emplacement of lava है, that is we used to called as volcanism। then apart from this, when the oceanic and the continental plate when they are merging towards each other, we will have a one portion, we will have a one shape which will going to form, and that is being called as trench। then we have a formation of mountain on either of the plate, greater the intensity, variety or the height of mountains will be। तो ये जो चार पर्टिकुलर चीजें हैं, even the fault means the fault means when we have a discontinuity in the rock slab, whether it is on ocean, whether it is on continent। फॉल्ट का मतलब ये है कि जो हमारा रॉक है, उस रॉक में कोलिजन की वजह से जब फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, जब रप्चर्स आ जाते हैं, सो दे आर बीइंग कॉल्ड एज व्हाट, फॉल्ट। तो ठीक इसी प्रकार जब ये पोर्शन इसके साथ हिट कर रहा है, द ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल वन व्हेन दे आर मर्जिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो हियर वी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ रप्चर्स। और उन्हीं रप्चर्स को हम क्या कह रहे हैं, उन्हीं रप्चर्स को हम कह रहे हैं द काइंड ऑफ फॉल्ट्स व्हिच आर लाइकली टू डेवलप। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने सिर्फ डायनामिक नेचर ऑफ अर्थ को नहीं बताया, बट उसने ये भी बताया कि हाउ देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, ट्रेंच फॉर्मेशन, माउंटेन बिल्डिंग, फॉल्टिंग। ये सारी चीजें हमें समझ में आने लगी विद रेफरेंस टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, विद रेफरेंस टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों जापान में इतने ज्यादा अर्थक्वेक फ्रीक्वेंट हैं, बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ जापान। देखिए, तो जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मूवमेंट है, द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मूवमेंट है,
this convergent plate boundary movement is observed here in this context. आप अगर अर्थ के रियल एस्पेक्ट में देखना चाहें तो here we have a like a distribution. So for example, here you will see that the position of Japan. तो आप देखिए अगर जापान की पोजीशन, तो here we have a Japan. So Japan is actually lies on the plate boundary margin. और वो प्लेट बाउंड्री मार्जिन है किसका? पैसिफिक प्लेट विच इज बेसिकली द ओशनिक वन, एंड यूरेशियन प्लेट दैट इज बेसिकली द कॉन्टिनेंटल वन. और इसके बॉटम में मतलब अर्थ के इंटीरियर से करंट्स ऑपरेट हो रही हैं, एंड दीज करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ दीज टू प्लेट्स. और जैसे ही प्लेट्स में वी हैव अ कोलिजन, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ अर्थक्वेक. जापान में अर्थक्वेक आने के सबसे ज़्यादा रीज़न यही, जापान में वोल्केनिज्म के रीज़न यही है, बिकॉज इट एक्चुअली लाइज ऑन द मार्जिन ऑफ प्लेट बाउंड्री. So this is what the convergent plate boundary movement throughout the globe. आप देखेंगे हिमालय, तो हिमालय is also having a same nature. Then you will see जो हमारा ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, फिलीपीन प्लेट्स है, then you will see that we have this नास्का प्लेट that is the oceanic plate, साउथ अमेरिका प्लेट that is the continental one. दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी. So here you will see mountains are there. Here you will see we have a mountains, Andes. Here you will see we have a Rockies. तो रॉकीज एंड एंडीज आर देयर. इसके अलावा आप यहाँ पर कैटोपैक्सी टाइप का एक माउंटेन देखेंगे इन साउथ अमेरिका. सो व्हाट वी यूज टू स्टडी कि जब दो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक वन जो प्लेट्स हैं जब एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो पोर्शन है यहाँ पर आपको ट्रेंच दिखेगा. सो हियर वी हैव अ ट्रेंच एज वेल. हियर वी हैव अ माउंटेन. हियर वी हैव अ वोल्केनिज्म. हियर वी हैव सो मेनी फॉल्ट लाइन्स. Here we also have a same scenario. ठीक है. So mountain building is justified by the convergent plate boundary movement. So this is what the real we can say kind of example, the real interpretation of the convergent plate boundary movement. So convergent plate boundary movement is whenever we have a movement of plates, just like convergent plate boundary movement, we also have a divergent plate boundary. We have a divergent plate, and in the divergent plate boundary movement, what is happening? और एक चीज और है यहाँ पर, we could have a like a convergence of either oceanic continental or oceanic or continental. Okay, we could have a convergence of each of them. So suppose if we have a convergence of respective plates in such a way, so what will happen that जब भी ओशनिक कन्वर्जेंस आपको देखने को मिलेगा, तो पहली बात तो जो सबसे हैवी होगी दैट विल गोइंग टू सबडक्ट. तो यस, ओशनिक प्लेट्स जैसे मैंने बोला कि दे विल हैव अ मोर डेंसिटी, बट with reference to the different types of oceanic portion, the oceanic crust or the oceanic plate, उनका जो density होगा that will also different. So with respect to the ocean convergence means oceanic plate convergence, होगा क्या कि जो सबसे heavy होगी that will going to subduct beneath, और जैसे subduct होगी so उससे क्या होगा, first of all the trenches will be formed, the island will going to form. आप जितने भी द्वीप देखेंगे वो आपको इसी वजह से देखने को मिलेंगे, and you will see the archipelago, means you will see the bow kind of shape of Iceland you will going to see. So to be precise, Japan is having this particular aspect, oceanic
कन्वर्जेंस, अब जो हमने इमेज देखा था उसमें देयर इज नो माइनर प्लेट्स, बट वन इज एग्जांपल ऑफ ओशनिक कन्वर्जेंस, हाउएवर मेजर पार्ट इज आल्सो लाइक दैट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वी हैव अ आर्चिपेलागो व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड। Archipelago, that means the bow shape of continent, bow shape of Iceland, bow shape of Iceland you will see। दिखा देता हूँ आपको once again। So here if you see, so for example we have a like, अगर थोड़ा सा हम critically देखें, so here we have a this kind of the movement, basically the oceanic in terms of its origin, थोड़ा minor level पे देखें अगर, then this is what we used to observe। Then wherever we have a continental convergence, so because of the continental convergence होगा क्या, जो भी plate भारी होगा that will going to subduct beneath the other one, and that's how there will be a compressive forces, and these compressive forces will be responsible for formation of complex fold mountain जो आपको देखने को मिलेंगे, those fold mountain like Himalaya is basically the result of continental convergence। and continental and oceanic convergence हम already पढ़ चुके हैं, जिसमें we have these type of scenario, again we will have a mountain building, और यहाँ पर भी we will have a fold mountain will be observed। Wherever we have a divergent plate boundary movement, so in the divergent plate boundary movement what will happen when the plates are moving away from each other, जब plates एक दूसरे से दूर जा रही हैं, so because of this what will happen, like there will be a formation, अगर oceanic होगा तो there will be a formation of, we can say, mid oceanic ridges, so mid oceanic ridges will be formed, mid oceanic ridges will be formed। Then apart from this there will be a, if there is a continental and oceanic, so there will be a formation, there is a continental as well as the oceanic, then there will be a formation of, we can say, volcanoes, formation of volcanoes। If there is a continental one, we could have a formation of rift valleys, could have a formation of rift valleys will be formed wherever we have a movement of divergent movement between the two respective continental plates, and when we have a oceanic plates, oceanic plates, then we have a movement in such a way। So mid oceanic ridges, rift valleys, volcanic landforms or the volcanoes are likely to be observed when we have a movement in such a way। So this is what the divergent plate boundary movement। Convergent plate boundary movement, and we have a divergent plate boundary। Then the third one is the transform plate boundary movement। So transform plate boundary movement is basically the movement which is taking place over the two different plates, and the two different plates are sliding over each other, or because of the transforming, or because of the transforming plate boundary movement or transforming plate boundary movement, what will happen, the major faults will going to be formed, when the two plates are moving along with each other, so there will be a wear and tear on the two respective plates। दो respective plates के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, here we have a wear and tear। तो जो ये wear and tear है, this wear and tear is basically referred as fault। So there will be a formation of different faults over the surface of the earth wherever we have a transform plate boundary movement। So we have a three different types of plate boundary movement, and this different plate boundary movement is based on the direction of the operating mental currents। तो जो mental currents operate कर रही हैं, they are the main reason because of which the plates are actually moving in terms of their respective direction। तो यहाँ पर इस तरह से mental currents हैं,
और डाइवर्जेंट में अगर हम देखेंगे, सो हियर वी हैव अ दिस टाइप ऑफ मेंटल करंट्स। ट्रांसफॉर्म के बॉटम में अगर आप देखेंगे तो वी हैव अ दिस टाइप ऑफ मेंटल करंट्स। तो ये जो मेंटल करंट्स हैं, इसी मेंटल करंट्स की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफिकल चेंजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोप डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दीज मेंटल करंट्स। और इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को ठीक से एक डिफाइंड वे में समझाया था बाय दिस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। हालांकि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो अपने पूर्ववर्ती जो थ्योरीज थी, which is basically the Alfred Wegener theory, the Arthur Holmes theory, mapping of ocean floor और the sea floor spreading theory, इन सब का सम अप करके we have this plate tectonics theory, जिसमें ये जस्टिफाई किया गया कि जो पूरा का पूरा अर्थ है, उस पूरे के पूरे अर्थ का जो नेचर है वो डायनामिक है अपने अपने पूरे के पूरे मूवमेंट के बेसिस पे, एंड द मूवमेंट इज प्राइमरीली डोमिनेटेड बाय ऑपरेटिंग मेंटल ऑपरेटिंग। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम शुरू करेंगे अर्थक्वेक एज वेल एज द वोल्केनिज्म। द सीरीज ऑफ टॉपिक इज देयर। तो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा, अब इसमें हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म पढ़ेंगे। देन विल आल्सो गोइंग टू सी द माउंटेन बिल्डिंग एज वेल। तो प्रीलिम्स में यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आउटकम ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मूवमेंट। आपको कुछ ऑप्शन दे देगा और रियलिटी में बताने के लिए या तो प्लेट्स के नाम दे देगा, या माउंटेन के नाम दे देगा, या किसी आइलैंड का नाम दे देगा, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि उस मतलब व्हाट इज द आउटकम ऑफ पर्टिकुलर ऑप्शन जो कि आपको क्वेश्चन में दिए पूछ लेगा। वो लाइक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मूवमेंट के आउटकम्स क्या हैं, या आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि वी हैव दीज फीचर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर रिलेटेड विद द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मूवमेंट। इस तरह से क्वेश्चन है, राइट। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देयर इज नीड टू गो विद द मैप। मैप से आपको और समझ में आ जाएगा कि किन दो प्लेट्स के बीच में वी हैव अ रेस्पेक्टिव मूवमेंट। जैसे फॉर इंस्टेंस इफ यू सी दिस पर्टिकुलर मैप अगेन, तो हियर वी हैव जहां पर आपको स्पाइक्स दिख रही हैं, दिस स्पाइक्स आर बेसिकली डिनोटिंग द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मूवमेंट। wherever you see those parallel lines, here let's say we have a parallel lines, तो यहाँ पर आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो पूछ लेगा क्वेश्चन कि पैसिफिक प्लेट और कोकोस प्लेट में कौन सा टाइप ऑफ मूवमेंट है, तो देयर वी हैव अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मूवमेंट। यस, वी आल्सो हैव सो मेनी माइनर प्लेट्स एज वेल। तो हर प्लेट्स के ऊपर जाना हमको जरूरी नहीं है। I mean recently there was a earthquake in there was a volcanism in the Iceland, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक्स का देख लीजिए, because this is the current affairs topic, question may be asked in exam. So this is how we have a movement. अगर आप ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री मूवमेंट की बात करेंगे, so here we have a ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री मूवमेंट, जो ये Andreas fault है। So this Andreas fault is basically the transform plate boundary movement. Then here if you see we have a Arabian plate. So this Arabian plate is also the result of transform plate boundary movement. Eurasian plate और Arabian plate के बीच में भी we also have a transform plate boundary movement. तो ये थोड़ा सा मैप के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप ध्यान में रखिएगा, बिकॉज यूपीएससी इज नोन फॉर दिस टाइप ऑफ स्टाइल इन ज्योग्राफी, दैट दे माइट इंटरप्रेट द क्वेश्चन फ्रॉम द मैप। तो मैप से वो कुछ इंटरप्रिटेशन करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। और दिस अदर वे इज व्हाट यू कैन डू, जस्ट plot up an outline based map and just try to denote that wherever we have a different types of plates. So in this way you can go with such type of questions if asked by UPSC. तो यहाँ से like in which way the question could be asked, I told you about that. So that's all for today. In conclusion, today we discussed about the detailed interior of our earth. Then we discussed about some sort of theories which suggested us that what is the nature of our crust, which is dynamic. और इस डायनामिज्म को समझने के लिए हमने पढ़ा अल्फ्रेड वेगनर का थ्योरी, द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, आर्थर होम्स का थ्योरी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड द मैपिंग ऑफ सी फ्लोर, एंड लास्टली वी कवर्ड अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जिसमें हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में हमने पढ़े 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायनामिक नेचर ऑफ आवर क्रस्ट, जिसमें हमने पढ़ा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मूवमेंट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री मूवमेंट। हमने
प्लेट बाउंड्री मूवमेंट्स के अलावा हमने ये भी जाना कि बिकॉज ऑफ दीज प्लेट बाउंड्री मूवमेंट्स there are some changes over the surface of earth, there are changes, there are topographical development on the crustal part. Somewhere there is a development of mountains, somewhere there is a development of trenches, island, etc. So they are actually formed. ठीक इसी सीरीज में, इसी क्रम में tomorrow we will going to cover the earthquake as well as the volcanism. earthquake को समझने के बाद you will get to know that how the interior of our earth is layered and with their different composition, which part is again solid, which part is again liquid and which part is again solid. तो इस particular information का आपको with the different layers कल आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सिस्मिक स्टडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस जो ये हमें बताता है कि जो अर्थ की जो हमारी क्रस्ट है, वो अर्थ की जो इंटीरियर है, दैट इंटीरियर इज डिवाइडेड इनटू द वेरिंग लेयर्स. दैट्स ऑल फॉर नाउ. टुमारो we will stream at sharp 3 o'clock. Then we will going to continue with the respect. That's all. Take care. Bye bye.